साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल ब्लैक कमांडो फिजिकल में। साथियों, मैं साइंस के अंतर्गत फिजिक्स का अध्ययन कर रहा हूँ और फिजिक्स के अंदर आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उसका नाम है कार्य शक्ति और ऊर्जा। हम इससे पहले 2 चैप्टर को ख़त्म कर चुके हैं। पहला जो चैप्टर था यूनिट एंड मेजरमेंट और दूसरा जो चैप्टर मेरा था चाल, दूरी एवं समय। हमने उसमें से गति के तमाम प्रकारों के बारे में अध्ययन किए थे। आज से जो मेरी है नया टॉपिक स्टार्ट होगा। तो इसको हम यदि बोलें तो एक नया चैप्टर ही है, इसको हम स्टार्ट करेंगे और ये जो है मेरी पहली क्लास होगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये मेरे क्लास नंबर 1 होगा। ये जो मेरा क्लास है कार्य शक्ति ऊर्जा का, ये मेरा क्लास नंबर 1 होगा। आज का ये क्लास 1 है। तो साथियों, जैसे कि हम बात करते हैं दैनिक जीवन में कार्य का, तो दैनिक जीवन में काम से संबंधित होता है क्रिया करना। किसी भी प्रकार की क्रिया करना यानी कार्य हम बोल देते हैं। जैसे कि उठना, बैठना, पढ़ना, गाड़ी चलाना, है ना, ये सब चीज़ को हम क्रिया बोल देते हैं। लेकिन फिजिक्स के भाषा में हम क्रिया के कुछ अलग ही अर्थ निकालते हैं। विज्ञान में जैसे कि पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, ये सब को क्रिया के अंतर्गत हम क्रिया के अंतर्गत तो अपने दैनिक जीवन में बोलते हैं, लेकिन विज्ञान में उसको नहीं बोल सकते। यानी कि दैनिक जीवन में क्रिया का मतलब काम करना मतलब क्रिया करना। कोई भी प्रकार की क्रिया कर हमने वो काम कर रहा है, यही चीज़ तो हम जानते आ रहे हैं, अपने दैनिक जीवन में देखते आ रहे हैं। लेकिन विज्ञान कुछ इसका अलग ही अर्थ निकालता है कि हर प्रकार की क्रिया करना काम नहीं होती है। जितना प्रकार का हम क्रिया करें, हर प्रकार की क्रिया काम नहीं होता। जैसे कि हम यदि बोल दें, कोई व्यक्ति ऐसा होता है ना, जैसे कि अपने माथा पर बोझ ले लिया, एक व्यक्ति है अपने माथे पर बोझ ले लिया है पूरा और वो चल रहा है और बेचारा वो क्या किया, थक गया, पूरा पसीना से पूरा भीग गया है। और ये अपने घर में जाकर बोलेगा क्या कि आज मैंने बहुत कठिन परिश्रम किया है, आज मेरा तो चूर चूर हो गया है, हड्डी चूर चूर हो गई, इतना कठिन परिश्रम किए हैं, इतना कठोर काम किए हैं। लेकिन विज्ञान ने बोलता है कि नहीं, उसने कोई काम नहीं किया है। बोलिए, कोई व्यक्ति अपने माथे पर बोझ लेके चल रहा है, मीलों दूर सफ़र कर रहा है, अंत में उसका परिणाम 0 आ रहा है। बोलता है कि तुम काम ही नहीं किया है, शून्य काम किया है, तुम्हारा कोई काम नहीं हुआ है। मान लो कोई व्यक्ति इस दीवार को धक्का दे रहा है, ये दीवार है, मान लो यहाँ पर फोर्स लगा रहा है, धक्का दे रहा है, दीवार टस का मस नहीं कर रहा है, मैंने अपने जगह पर स्थिर। लेकिन वो क्या किया, वो उसने तो परिश्रम किया है, पूरी मेहनत तो पूरा किया, उसने बल खूब लगाया, लेकिन ये तो दीवार को उसने धंसा नहीं पाया ना, कि इसको अब उसके स्थान से खिसका नहीं पाया। इस कारण से उसके द्वारा भी यहाँ पर किया गया कार्य शून्य होगा, मैंने यहाँ पर भी कोई कार्य नहीं किया है। कोई व्यक्ति अपने माथा पर बोझ लेके वही तो चल रहा था, मात्र वही खड़ा ही रह गया, घंटों 2 घंटों से खड़ी है। इस स्थिति में इसके द्वारा भी किया गया कार्य जो बोलेंगे वो शून्य बोलेंगे, उसने कोई कार्य नहीं किया। तो अच्छा भाई, तो किया तो क्या किया, तो कार्य क्या होता है? तो देखो, विज्ञान में कार्य किसको बोलते हैं उसको हम समझने का प्रयास करते हैं, है ना। तो बोलता है विज्ञान में कि जब भी किसी पर बल लगा रहे हैं, कोई भी पिंड है, जैसे कि मान लो ये पिंड है, इस पिंड पर यदि हम बल लगा रहे हैं और यदि ये पिंड जिस ओर बल लगाया जा रहा है, मतलब कि हम बल लगा रहे हैं पिंड को इस डायरेक्शन में, और यदि इसका विस्थापन भी इसी डायरेक्शन में हो, तो हम बोल देंगे कि कार्य किया गया है, यानी कि उस व्यक्ति ने
इस पिंड पर काम किया है, यानी तो काम हो चुका है, ठीक ना। और यदि ये पिंड इस डायरेक्शन में ना गति करे, तो बोलेंगे कि उसने कार्य किया है, अति अलग रूप में किया है। जैसे कार्य का हम अलग प्रकार का रूप इसमें फिजिक्स में अध्ययन करेंगे। एक होगा कि एक ऐसा कार्य जिसमें जीरो वर्क हो, एक होता है कि नेगेटिव काम किया है, और एक होता है कि पॉजिटिव काम किया। तो किस स्थिति में उसने जीरो काम किया है? जीरो काम करने का मतलब है कि जब विस्थापन नहीं हो, इस पर बल लगा रहा है लेकिन ये पिंड कहीं अपने स्थान से घसक नहीं रहा है, मतलब कि उसने कोई काम नहीं किया, है ना। दूसरा क्या है कि यदि उसने उस दोनों के बीच, जैसे बल इधर लगा रहे हैं और विस्थापन यदि इधर हो रहा है, तो इस कंडीशन में यदि उस दोनों के बीच यदि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इस कंडीशन में भी कोई कार्य नहीं किया जाएगा, है ना। नेगेटिव काम क्या है कि हम मान लो तालाब में तैर रहे हैं, ये है तालाब, इस तालाब में कोई व्यक्ति तैर रहा है, ये तैर रहा है, देखिए ये तैर रहा है। अब मान लो ये क्या कर रहा है, पानी को कैसे कर रहा है, पीछे की ओर धक्का दे रहा है ना अपने हाथों से, ऐसे पीछे की ओर अपने पानी को हाथ दे रहा है, और ये मूवमेंट इस व्यक्ति का हो रहा है आगे की ओर। इस स्थिति में क्या हो रहा है कि हम तो बल तो पीछे की ओर लगा रहे हैं, लेकिन मेरा मूवमेंट हो रहा है आगे की ओर। इस कंडीशन में इस दोनों के बीच एंगल मेरा बन रहा है 180 डिग्री। यहाँ पर जो मैंने काम किया है वो काम नहीं करके और काम को नेगेटिव कर दिया। ये साइंस की परिभाषा ये बोलता है। साइंस में इस चीज़ को, साइंस में हर क्रिया को काम नहीं कर सकते। जैसे हम बोलचाल दैनिक जीवन में बोलते हैं ना कि कोई भी क्रिया कर रहे हैं मतलब हम काम कर रहे हैं, लेकिन साइंस इससे हट के है। और इसी चीज़ को हम यहाँ अध्ययन करेंगे आज की क्लास में, ठीक। तो हम देखते हैं चलिए हम पहले देखते हैं कि कार्य क्या होता है। तो कार्य की परिभाषा को सबसे पहले हम समझते हैं कि कार्य क्या होता है, कार्य का मतलब क्या है ना। कार्य किसे कहते हैं? तो हम यदि यहाँ बात करें तो सबसे पहले हम देंगे हेडिंग कार्य। इसको और थोड़ा जूम कर देते हैं, इतना सही है, ठीक। कार्य, तो कार्य किस रूप में, विज्ञान की भाषा में कार्य को हम देखेंगे कि जब किसी पिंड पर बल लगाया जाता है। कार्य की परिभाषा क्या होता है कि जब किसी पिंड पर बल लगाया जाता है और पिंड क्या हो, लगाए गए बल की दिशा में ही गतिशील हो जाए, तो हम बोलेंगे कार्य किया गया है। क्या बोलेंगे हम? कार्य किया गया है। चलो हम इसको परिभाषा लिखते हैं। जब किसी पिंड पर बल लगाया जाता है और पिंड लगाए गए बल की दिशा में विस्थापित हो, तो उसे कार्य कहते हैं, यानी कि उसने कार्य किया है। उस स्थिति में उसने कार्य किया है क्योंकि पिंड मेरा जिस ओर बल लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में मेरा गतिशील हो रहा है। इस प्रकार से हम यहाँ कार्य किया। अच्छा, यदि हम एक और बात बोले, इसको दूसरे परिभाषा के रूप में यदि हम इसको लिखना चाहें तो और क्या लिख सकते हैं, या यदि हम दूसरा इसको परिभाषा में लिखना चाहें तो हम ये क्या लिख सकते हैं इसके बारे में कि कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होती है। कार्य की माप क्या होता है कि कार्य की माप जो होती है, यहाँ पर हम लिखेंगे कार्य की माप, हमने भी बताई ना कि
बल लगाना चाहिए और बल क्या होना चाहिए, विस्थापित होना चाहिए। तो बल गुने विस्थापन, यानी कार्य की माप जो होगा बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होगा। कार्य की माप जो होगा लगाए गए बल है ना, तथा बल की दिशा में वस्तु का जो विस्थापन है, वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होते हैं। विस्थापन के गुणनफल के बराबर होती है। चलो अब यहाँ पर देखो, ये होगा कार्य की माप। अब हम यदि कार्य बोलेंगे तो कार्य बराबर क्या हो, इस परिभाषा के अनुसार से यदि हम कार्य का लिखें इसका फॉर्मूला, तो क्या होगा कि कार्य बराबर क्या हो गया, बल गुने विस्थापन, ये हुआ कार्य। यदि हम बात करें एनसीईआरटी के संदर्भ में, तो कार्य कब होगा, इस बात को हम कब सहमत होंगे, कब कार्य किया गया है, कब कार्य हुआ। तो यदि हम बात बोलें कि कार्य करने के लिए दो दशाओं का होना आवश्यक है, क्या होना चाहिए, यदि विज्ञान की वह क्या बोलते हैं एनसीईआरटी के संदर्भ में यदि हम बात करें, तो हम बोलते हैं कि कार्य करने के लिए दो दशाओं का होना आवश्यक है, दो दशाओं का होना आवश्यक है। इस चीज़ को ध्यान रखें, ये वो मेरा कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। आगे हम इसको और अच्छे से चर्चा करेंगे। चलो इसको पहले हम यूनिट की ही बात कर लेते हैं, इसके पूरे डिफिनेशन की बात कर लेते हैं। अब देखिए, यदि हम यहाँ से कार्य की परिभाषा बोलें तो कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। यदि हम इसको और एक्सप्लेन कर देते, W बराबर F.S होता, Fs। अच्छा, हमने पहले भी बात कर चुके थे कि F जो है और S जो है, यानी कि क्या है, ये पिंड है, इसमें फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और विस्थापन भी इस डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब सेम डायरेक्शन में हो रहा है। और इसके बीच यदि हम एंगल की बात करें, यानी कि मेरे फोर्स इधर लग रहा है, विस्थापन भी इधर हो रहा है, माने सेम डायरेक्शन में, ये यदि हम इसको मर्ज करके लिखेंगे तो इसका डायरेक्शन दोनों का सेम हो गया। अब ये वाला ये दोनों के बीच जो एंगल बना है वो एंगल क्या है, 0 डिग्री का एंगल है। यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो एंगल है वो एंगल की यदि हम बात करें वो कितने डिग्री का एंगल बना है, 0 डिग्री का एंगल बना है ना। अब यदि हम इसको, ये दोनों है जो मेरा फोर्स जो है, ये फोर्स मेरा और ये डिस्प्लेसमेंट दोनों है मेरा वेक्टर क्वांटिटी है, यानी मेरी सदिश राशि है। तो हम पहले जब यूनिट मेजरमेंट जब पढ़ रहे थे उस समय हम इस चीज़ को बारे में अध्ययन किए थे, इस चीज़ के बारे में बताए थे कि जब भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट देता है वो स्केलर होता है, यानी कि वो अदिश राशि होती है। हम उस चीज़ को देख चुके थे। ये जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, इस कारण से इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो मेरी एक अदिश राशि होगा। इस कंडीशन में यदि हम देखें तो कार्य मेरा क्या होगा, कार्य मेरी एक अदिश राशि होगी, कार्य मेरी क्या होगी, एक अदिश राशि होगी। यदि हम इसको यहाँ पर हम और एक्सप्लेन करें तो डॉट को यदि हम हटाएंगे तो Fs और डॉट हटने के कारण से वहाँ cos थीटा आएगा। यानी कि यदि हम वर्ग का एक सही मायने में यदि हम डिफिनेशन लेके चलें, सही मायने में इसका यदि हम फॉर्मूला लेके चलें तो वर्ग बराबर होता है Fs cos थीटा, यानी बल विस्थापन और cos थीटा। यानी कहने का मतलब ये होता है कि जो मेरा बल है और जो मेरा विस्थापन है उस दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है उस एंगल पर भी मेरा जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो एंगल है उस एंगल पर भी मेरा वर्क डिपेंड करता है। ये एंगल ये डिसीजन करेगा कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो किस नेचर का मेरा कार्य है, किस नेचर किस प्रकृति का मेरा वो कार्य है। हम जो कार्य कर रहे हैं वो क्या वो पॉजिटिव काम है कि नेगेटिव काम है कि जीरो काम है, ये डिसाइड कौन करेगा, यही एंगल काम करेगा।
यदि हम यहाँ पर बात करें कि इस पिंड पर जो हमने फोर्स लगाई और पिंड उस डायरेक्शन में ही विस्थापित हुआ, यानी कि इसके बीच का एंगल क्या आ गया, 0 डिग्री हुआ है, यानी कि cos 0 का वैल्यू होता है 1, यानी कि cos 0 का वैल्यू होता है 1। इस कंडीशन में हम यदि देखेंगे तो इसका W बराबर क्या होगा, FS। यदि हम यहाँ पर बात कर लें cos की कुछ वैल्यू का, जैसे मान लो cos थीटा का, यदि cos थीटा का यहाँ वैल्यू बात करें कि यदि cos 0 हो गया, cos 0 बराबर क्या होता है 1, cos 90 बराबर होता है 0 और cos 180 बराबर होता है, cos 180 डिग्री बराबर होता है -1। इस एंगल को हम ध्यान में रखेंगे क्योंकि हम जो वर्क पढ़ रहे हैं इसी एंगल के अनुसार से मेरा चलेगा। यदि हम यहाँ बात कर लें cos थीटा, यदि इस डायरेक्शन में मेरा सेम डायरेक्शन में यदि हुआ तो वो काम क्या हो जाएगा 1, यानी मैक्सिमम वर्क। चलो हम यहाँ पर यूनिट हम निकालेंगे। तो ये जो कार्य क्या है, कार्य एक अदिश राशि है। क्यों, कहाँ से हमको पता चला, ये डॉट प्रोडक्ट हुआ, यानी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर होता है, इसलिए कार्य मेरा क्या होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे कि कार्य एक अदिश राशि है। कार्य एक अदिश राशि है। कार्य कैसी राशि है, कार्य एक अदिश राशि है, कार्य एक अदिश राशि है। अच्छा, यदि हम उसका मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या क्या हो सकता है, यदि हम इसका मात्रक की बात करें तो हम यदि मात्रक की बात कर लेते हैं यहाँ पर देखो, हम जानते हैं मात्रक कैसे निकालेंगे, तो हम सबसे पहले इस पर आएंगे हम फॉर्मूला पर, W बराबर एफ एस cos थीटा, ये चीज़ है मेरा। अच्छा, यहाँ पर हम जानते हैं कि ये जो है फोर्स को किस में डिनोट करते हैं, फोर्स को डिनोट करते हैं न्यूटन में हम यदि लेंगे, और डिस्प्लेसमेंट को किस में हम F बराबर यहाँ पर यदि हम लिखेंगे तो F बराबर यहाँ पर मेरा फोर्स है, और फोर्स का मतलब बल है, और यहाँ पर यदि हम S लिखेंगे तो S मेरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब यहाँ पर मेरा विस्थापन है। तो विस्थापन हमने यूनिट और मेजरमेंट में देख चुके थे कि बल का जो मात्रक जो होता है न्यूटन होता है, और डिस्प्लेसमेंट का मात्रक जो होता है वो होता है मीटर होता है, न्यूटन और ये होगा मीटर। हमने बताए थे कि cos थीटा यानी थीटा ये एंगल है, ये एंगल का वैल्यू क्या होता है, ये इसका यूनिट क्या होगा, नॉट, कोई यूनिट नहीं। L बराबर r थीटा, हमने इस चाप की लंबाई बराबर होता है त्रिज्या इंटू एंगल। यदि हम यहाँ से एंगल की बात करें, एंगल बराबर क्या होगा, यदि हम यहाँ एंगल निकालने की यदि चेष्टा करते हैं कि हमको एंगल निकालना है, तो थीटा बराबर क्या होगा, थीटा बराबर L/r। अच्छा, लंबाई को हम किस में मापते हैं, जैसे कि ये वाला चाप एंगल, जैसे हम इस एंगल को हम यदि यहाँ से निकालना चाहेंगे, ये वाला एंगल, ये एंगल, तो एंगल जो होगा वो एंगल यहाँ थीटा है, तो यहाँ से यहाँ की जो लंबाई होती है उसको बोलते हैं चाप, उसको बोलते हैं चाप यानी एल, और यहाँ से जो केंद्र से जो चाप तक की जो दूरी होता है उसको बोलते हैं रेडियस। इसलिए चाप की जो लंबाई होता है वो रेडियस और एंगल दोनों का मल्टीपल होता है, हम ये पढ़ चुके हैं पहले। इस कंडीशन में यदि हम यहाँ बात करें, यहाँ से यदि थीटा की बात करें, थीटा बराबर L/r, ये भी लेंथ है चाप, लंबाई को मीटर में और रेडियस को मीटर में, और दोनों मीटर और मीटर दोनों कैंसिल हो जाएगा। इस कंडीशन में मेरा जो थीटा जो होगा ये इसका कोई भी वैल्यू नहीं होगा, यानी इसका कोई यूनिट नहीं होगा। तो यदि हम वर्क का यदि यूनिट बोलें तो वर्क का यूनिट क्या होगा, इसका यदि यूनिट बोलें तो न्यूटन मीटर होता, और यही न्यूटन मीटर को हम 1 जूल मानते हैं। 1 न्यूटन मीटर बराबर क्या होता है, 1 जूल होता है ना। इसका यूनिट हो गया, ये क्या हुआ उसका यूनिट बराबर न्यूटन मीटर। यदि यहाँ बात करें कि इफ, यहाँ पे दूसरे से बात कर लेते हैं, यदि हम यहाँ पर बल यानी बल बराबर यदि हम 1 न्यूटन को लगा दिए, और यदि मेरा विस्थापन यदि हो गया 1 मीटर, विस्थापन यदि 1 मीटर हुआ, तो वर्क मेरा क्या होगा, तो वर्क मेरा हो जाएगा 1 न्यूटन गुने 1 मीटर। इस कंडीशन में वर्क मेरा जो होगा 1 जूल होगा, वर्क बराबर होगा 1
जूल। इसलिए हम इसका एक और यूनिट की यदि बात करें को W बराबर क्या होता है, फार्मूला यदि अप्लाई करेंगे तो Fs होता है। W बराबर क्या होगा, W यदि मेरा फोर्स 1 न्यूटन का लग रहा है और यदि डिस्प्लेसमेंट मेरा 1 मीटर का हो रहा है, उस कंडीशन में मेरा वर्क जो होगा कितना होगा, 1 जूल होगा। हम ये भी पढ़े ना। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि ये कोई पिंड है, इस पिंड पर यदि हम कोई फोर्स लगा रहे हैं, ये फोर्स लगा रहे हैं और यदि ये पिंड विस्थापित हो रहा है कितने, 1 मीटर, और यदि हम इसमें 1 न्यूटन का बल लगा रहे हैं और यदि ये पिंड 1 मीटर विस्थापित हो रहा है, तो इसके द्वारा जो कार्य किया जाएगा उस कार्य को हम बोल देंगे कि 1 न्यूटन है, 1 न्यूटन मीटर है, अर्थात 1 जूल है। इसके द्वारा जो कार्य किया गया उसको बोल देंगे हम क्या चीज़, कि 1 जूल है, यानी 1 जूल कार्य किया गया, 1 जूल, यानी कार्य का मात्रा क्या हो गया, 1 जूल हो गया। यानी यहाँ पर यदि बोल देंगे कि 1 जूल बराबर क्या हो गया, 1 न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन मीटर। अच्छा, ये जो है ये मेरा किस कंडीशन में है, ये मेरा एसआई सिस्टम में आ गया। ये मेरा है एसआई यूनिट, ये मेरा क्या है, एसआई यूनिट है। देखो एसआई यूनिट जो है, ये जो एसआई यूनिट है एमकेएस का ही परिवर्तित और परिवर्धित रूप है। यदि हम इसका सीजीएस में बात करेंगे तो क्या होगा, सीजीएस में होगा 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, ये हो गया एसआई में। यदि हम सीजीएस में बात करें तो होगा 1 अर्ग बराबर, यदि हम यहाँ पर सीजीएस में बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अर्ग बराबर होगा 9 सेंटीमीटर, सॉरी 9 सेंटीमीटर। एक मिनट, थोड़ा सा क्षमा चाहता हूँ। 1 डायन और मीटर को क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। हमने इसको बात करेंगे, इस सीजीएस यूनिट है, एक किसका है, सीजीएस। सी का मतलब सेंटीमीटर और जी का मतलब ग्राम और एस का मतलब सेकेंड होता है ना। तो 1 अर्ग बराबर 1 डायन सेंटीमीटर होता है। ये है मेरा सीजीएस यूनिट है। चलो हम दोनों यूनिट को ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ से हम एक चीज़ और बात कर लेते हैं कि यदि बात ऐसा हो कि हमको यदि इसका डायमेंशन फार्मूला निकालना हो तो कैसे करेंगे। तो देखो, जब भी हमको डायमेंशन फार्मूला किसी को निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो 7 फंडामेंटल यूनिट है उस यूनिट पर जाएंगे, उस यूनिट पर हम चले जाएंगे और वहाँ से हम उसको डायमेंशन फार्मूला को अचीव करेंगे। तो हम ये जब हम यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ रहे थे, हम बहुत अच्छी बारीकी से पढ़े थे कि किसी का डायमेंशन फार्मूला हम कैसे निकालते हैं। चलो हम एक बार और इसको हम थोड़ा ध्यान दिला देते हैं कि डायमेंशन फार्मूला हम इसको कैसे निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि जो फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, यानी कि ये, और मास का किस में मापते हैं, केजी में, एक्सीलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। इसलिए फोर्स का जो यूनिट होगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वाला भी होता है ना। ये यदि हम, और एक फोर्स बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन, और 1 न्यूटन बराबर हो गया 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम यहाँ न्यूटन की जगह पर लिख सकते हैं क्या, नहीं, इस वैल्यू को लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या, नहीं होना चाहिए। और यदि हम मीटर को मीटर भी नहीं रखेंगे, यदि हम इस दोनों को एक्सप्लेन करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये क्या होगा, अब ये मेरा जो है सो एकदम फंडामेंटल यूनिट में चेंज हो गया। कौन सा, 7 को जो फंडामेंटल यूनिट जो पढ़े थे उसमें चेंज। अब यहाँ से हम डायमेंशन फार्मूला आसानी से निकाल सकते हैं। इसलिए यदि हम इसका डायमेंशन की बात कर लेते हैं, चलो हम इसका डायमेंशन की बात कर लेते हैं। डायमेंशन यानी वीमा है, इसका वीमा की बात कर लेते हैं। वीमा क्या होगा, तो देखो वीमा केजी किसके लिए आया, मास के लिए यानी एम, मीटर किसके लिए आया, लेंथ के लिए एम एल, और लेकिन इसका मीटर पर स्क्वायर है इसलिए लेंथ पर भी स्क्वायर होगा। और सेकंड किसके लिए आया, टाइम के लिए, तो एम एल टी पर पावर -2। ये हो गया मेरा वीमा, डायमेंशन फार्मूला हो गया किसका, ये मेरा डायमेंशन फार्मूला हो गया वर्ग का, एम एल स्क्वायर टी पर पावर -2। हमने यहाँ सब चीज़ की बात की, जो हम यूनिट और मेजरमेंट में जो पढ़े थे उस चीज़ का भी हम यहाँ पर अप्लाई कर लिया। अच्छा, ये कंडीशन ये होता है कि 1 अर्ग और 1 जूल में क्या रिलेशन होता है, इस चीज़ को हमको फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हम जानते हैं कि यदि 1 जूल बराबर क्या होता है, 1
न्यूटन मीटर होता है। चलो हम यहाँ साइड में से हम इसको भी वैल्यू फाइंड कर देते हैं। और एक अर्ग जो होता है वो एक अर्ग होता है 1 डाइन सेंटीमीटर, 1 डाइन सेंटीमीटर। अच्छा, मेरा क्या मोटो है कि इस जूल को अर्ग में चेंज करेंगे तो कितना वैल्यू होगा, 1 जूल बराबर कितने अर्ग के बराबर होगा। चलो हम इसको लेकर चलते हैं, इस जूल को पकड़ के चलते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि 1 न्यूटन मीटर बराबर होता है, न्यूटन मीटर को क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये मीटर। अच्छा, अब यहाँ पर यदि हम यहाँ बात करें किलोग्राम बराबर कितना, अब हम इसको किस में चेंज करना है, सीजीएस में। सीजीएस ये तो मेरा सिस्टम किस में, एमकेएस सिस्टम में है, और ये इसका परिवर्तित रूप एसआई सिस्टम है। अब हम इसको चेंज करेंगे किलोग्राम को ग्राम में। तो 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम होता है, तो हम पढ़ चुके हैं यूनिट और मेजरमेंट में। ये यूनिट और मेजरमेंट हम बार बार नाम इसलिए ले रहे हैं कि ये पूरे फिजिक्स का बेस है, यूनिट और मेजरमेंट। जब तक हम यूनिट और मेजरमेंट को अच्छी तरह से नहीं समझेंगे, आने वाला जितना भी चैप्टर होगा दिक्कत होगा, थोड़ा सा दिक्कत होगा समझने में। इसलिए हम यूनिट और मेजरमेंट को बार बार बोल रहे हैं कि उसको बढ़िया से पढ़ लिया, उस चैप्टर का यूज पूरे फिजिक्स में है ना। अब हम यहाँ पर देखें 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, तो 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। 1000 को क्या लिखेंगे, 10⁻³ ग्राम, है ना। और मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। चलो हम यहाँ पर फाइंड कर ही देते हैं, थोड़ा देखो कहाँ पर लिख दें, यहाँ पर लिख देते हैं एक बॉक्स में, ठीक ना। 1 किलोग्राम बराबर होता है 10⁻³ ग्राम, 1000 ग्राम। और 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, यानी 10⁻² सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर कहने का 100 सेंटीमीटर, यानी एक के बाद कितना जीरो, 1 2 जीरो है, इसलिए 10⁻²। 1000 में कितना, एक का ही दें सैकड़ा हज़ार, 1000 में कितना जीरो, 1 2 3 जीरो, इसलिए 10⁻³ इस कंडीशन में हम यहाँ लिखे हैं। अच्छा, यहाँ पर ये जो है तो ग्राम। अब 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर, 10⁻² सेंटीमीटर। यदि हम इसका स्क्वायर करेंगे, 1 मीटर स्क्वायर बराबर क्या होगा, 10⁻² सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। चलो हम यहाँ पर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यानी 10⁻² सेंटीमीटर। और यहाँ पर सेकंड स्क्वायर का वही होगा। फिर यहाँ पर भी आ गया 1 मीटर बराबर 10⁻² सेंटीमीटर। और इस सेकंड का सेकंड ही होता है, इसका कोई रूप चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर होगा 10⁻³ और 2 5 और 2 7, यानी 10⁻7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर वो सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर यदि हम यहाँ बोल दें कि 1 न्यूटन मीटर बराबर 10⁻7 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, ये ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर किसके बराबर है, ये 1 डाइन सेंटीमीटर के बराबर है, यानी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके बराबर है, 1 डाइन सेंटीमीटर के बराबर है। डाइन माने न्यूटन और मीटर का सेंटीमीटर। इस कंडीशन में हम 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर की जगह पर एक अर्ग लिख सकते हैं, क्या नहीं, एक अर्ग लिख सकते हैं, इसलिए 1 न्यूटन। और 1 न्यूटन की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1 न्यूटन मीटर की जगह पर क्या लिखते हैं, 1 जूल लिख सकते हैं ना। अब शिफ्ट कर देते हैं सबका वैल्यू को, ये दोनों फॉर्मूले, यानी ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम दोनों वैल्यू को यहाँ लिख लेते हैं। 1 न्यूटन मीटर की जगह पर लिख सकते हैं 1 जूल, और 10⁻7 ये रह गया ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर की जगह पर हम लिख सकते हैं यर्ग, यानी कि यर्ग। तो 10⁻7 गुने 1 अर्ग बराबर हो गया 1 जूल, बराबर हो गया 10⁻7 ये अर्ग। इसको हम कहाँ से फाइंड कर लिए, इस फार्मूला से। इस कंडीशन को भी हम यहाँ से हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा बारीकी से, हर स्टेप को यहाँ से हमने समझने का प्रयास किए हैं। छोटे छोटे चीज़ को भी हम यहाँ लेकर चले हैं और जितना हो सके हम समझाने का प्रयास किए हैं। चलिए, अब यदि हम बात करें कि वर्क का नेचर क्या होता है, किस प्रकार का वर्क का नेचर होता है, तो यदि हम बात करें, चलो तो ऊपर वाला जितना भी कंडीशन है उस कंडीशन सबको देखते हैं और देखते हुए चलें तो हम देखते हैं
कि एनसीईआरटी के संदर्भ में भी यदि हम बात करें तो कार्य करने के लिए दो दशाओं का होना आवश्यक होता है। यदि हम यहाँ बात करें कि कार्य करने के लिए दो दशाओं का होना आवश्यक है, दो दशाओं का होना आवश्यक है। अच्छा, वो कौन सी दो दशाएं हैं? एनसीईआरटी बोल रहा है कि कार्य करने के लिए दो दशाओं का होना आवश्यक है। वो कौन सी दो दशाएं हैं जिसका होना आवश्यक था? पहला क्या है? वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए। पहला जो है मेरा कंडीशन ये बोल रहा है कि वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए। पहला है कि वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए, वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए। पहला ये कि वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए, ठीक है। दूसरा है वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन बोलता है कि वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, विस्थापित होनी चाहिए। वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए और वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। उसी कंडीशन को हम बोलेंगे, तब हम बोलेंगे कि कार्य हुआ है, कार्य हुआ है ना। यदि इस पिंड है, इस पिंड पर यदि बल लग गया और ये पिंड यदि विस्थापित हो गया तो कहने का मतलब इस पर कार्य किया गया है। चलो हम यहाँ पर एक एक कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर यदि हम बात बोलें, यहाँ पर बात करते हैं कि कार्य धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकती है। कार्य धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य हो सकती है, शून्य हो सकती है। कार्य कैसा होगा? कार्य मेरा धनात्मक भी होगा, कार्य ऋणात्मक भी होगा, वह शून्य हो सकती है। अच्छा, ये जो कार्य धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य हो सकती है वो किस कंडीशन को डिपेंड करता है? किस कंडीशन पर? तो हम ये पहली जिसमें हम समझा रहे थे, ये जो मेरा एक चैप्टर जो है बल कार्य शक्ति का, यानी कार्य शक्ति वाला, इसमें यदि समझा रहे थे उस कंडीशन में हम समझाए कि वो पर क्या होना चाहिए कि वो जो है सो उसका पॉजिटिव नेगेटिव वो उसके एंगल पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? एंगल पर, इसके एंगल पर डिपेंड करता है। चलो हम एक एक करके हम यहाँ बात करते हैं। हम पहले बात करते हैं कि शून्य कार्य, शून्य कार्य क्या होगा। चलो हम यहाँ बात कर लेते हैं कि शून्य कार्य। थोड़ा हम समझाते हुए चल रहे हैं इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है ना, और समझना भी बहुत जरूरी है। चलो हम यहाँ बात कर लेते हैं शून्य कार्य। शून्य कार्य, शून्य कार्य क्या होगा? तो यहाँ पर यदि हम यहाँ बात करें तो शून्य कार्य जब होगा, पहला क्या होगा? देखो, शून्य कार्य होगा दो कंडीशन में। यदि विस्थापन यदि नहीं हो, यदि विस्थापन नहीं हो, पहला। दूसरा कंडीशन क्या होगा? यदि एंगल बल एवं विस्थापन के बीच यदि एंगल शून्य हो, यदि विस्थापन नहीं हो और यहाँ पर बल एवं डिस्प्लेसमेंट के बीच 0 डिग्री बने, इस कंडीशन में हम शून्य कार्य कह सकते हैं। उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि शून्य कार्य हुआ है। जैसे कि हम बात करें कि W बराबर क्या होता है मेरा? W बराबर होता है एफ एस है ना, कॉस थीटा। यही मेन फॉर्मूला हम यही पढ़े हैं, देखे ना हम। अब यहाँ पर यदि हम यहाँ कार्य बोलेंगे, कार्य बराबर क्या होगा? कार्य बराबर होगा, यदि हम मान लो कि बल लगा रहे हैं 1 न्यूटन का बल, मेरा कोई बल तो लग रहा है F, डिस्प्लेसमेंट भी S हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एंगल यदि हो रहा है इसमें यदि हम बात करें, इस कंडीशन की बात करें, ये 1 मिनट, इस पर बल हम लगा रहे हैं ऐसे, लेकिन ये क्या हो रहा है?
एक मिनट थोड़ा और अच्छा से, चलो देखिए, मान लो कि इस पिंड है, पिंड पर बल लग रहा है इस डायरेक्शन में, ये और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किस, इस डायरेक्शन में। अच्छा, ये कैसे होगा अभी हम बताएंगे सब। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ना, ये क्या होगा, शून्य वर्ग। अच्छा 90 डिग्री वाला ना, सॉरी हम क्या 0 डिग्री लिख दिए हैं, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल होगा ना तब शून्य कार्य होगा। हम पहले जिसको समझा रहे थे उसे बताए थे ना, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर देख लें, ये दोनों के बीच यदि हम यहाँ पर बात करें तो बल मेरा इस डायरेक्शन में हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस हो रहा है। तो यदि हम यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज, ये देखो इसको यदि हम यहाँ पर लेके चलते हैं, इसको हम यदि डॉट से मिलाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बल इसे नीचे की ओर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है। हम एंगल को जब भी मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, ध्यान रखना, एंटी क्लॉकवाइज यदि हम मेजर करेंगे यहाँ एंगल को, तो क्या बनेगा 90 डिग्री। यानी कि ये क्या है, मेरा फोर्स है और ये मेरा है डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच मेरा एंगल क्या बना 90 डिग्री। यानी cos 90 डिग्री की यदि हम बात करें, cos 90 डिग्री, तो कार्य बराबर क्या होगा, कार्य बराबर मेरा होगा cos 90 का वैल्यू क्या होगा 0, यानी कार्य बराबर यहाँ पर हो जाएगा मेरा 0। क्यों 0 होगा, हम पहले वैल्यू यहाँ पढ़ चुके हैं कि cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। यहाँ देखो थोड़ा देखो, cos 90 का वैल्यू 0, cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0। इस कंडीशन में मेरा कार्य क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 होगा, है ना। अच्छा, एक कंडीशन ये क्या है कि जब डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो जाएगा तो पूरा वैल्यू को 0 बना देगा। यदि डिस्प्लेसमेंट पे 0 होगा तो ये तो कहने की क्या बात है। जैसे कि मान लो यहाँ दूसरा कंडीशन ये है कि यदि डब्ल्यू बराबर क्या होता है एफ एस कॉस थीटा होता है, ये चीज़ होता है। यदि यहाँ डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो गया तो पूरा कार्य को क्या कर देगा 0 कर देगा। यदि ये डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो गया तो पूरे कार्य को क्या करेगा 0 कर देगा। अच्छा, हम यदि इसका एग्जाम्पल की ही बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है कि 0 वर्क होगा, यानी ये कौन कौन ऐसा कंडीशन है, वैसी कौन कौन सी क्रिया है जहाँ पर मेरा 0 वर्क हो सकता है। तो इस कार्य की हम बात कर लेते हैं कि वह कौन सा क्रिया है। जैसे बोझा लेकर, मान लो कि कोई व्यक्ति है बोझा लेकर खड़ा है, इसके हम उदाहरण बात कर लेते हैं। उदाहरण से यहाँ पर पहला उदाहरण है क्या कि मान लो कि बोझा लेकर खड़ा कुल्ली है, चाहे बोझा लेकर चल पड़ा है, वैसे बोझा लेकर खड़ा कुल्ली, बोझा लेकर खड़ा कुल्ली, खड़ा कुल्ली, ये जो कुल्ली है बोझा लेकर खड़ा है, कहने का मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं हो रहा है, यानी क्या होगा वर्क 0 हो जाएगा। बोझा लेकर खड़ा कुल्ली पहला। दूसरा यदि यहाँ पर हम जोड़ते हैं क्योंकि और हमको पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क भी देखना है ना। दूसरा हम यदि कि यदि हम किसी पर बल लगाना है ना, दीवार पर बल लगाने पर दीवार ना घिसके, दीवार पर बल लगाने पर ना घिसके, तो उस कंडीशन में भी बोल रहे हैं क्या काम होगा, दीवार कोई भी पिंड हो सकता है। यहाँ हम दीवार लेके चलने का मतलब केवल दीवार ही नहीं है, कोई भी पिंड ले लो उस पर यदि हम बल लगा रहे हैं वो नहीं घिसक रहा है ना, तो वहाँ पर हम बोलेंगे कि बल लगा रहे हैं लेकिन घिसक नहीं रहा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इस कंडीशन में भी 0 है, तो इस वर्क बराबर यहाँ भी क्या होगा 0 वर्क होगा। अच्छा, दूसरा यदि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है अपने बोझ लेकर चल दे रहा है ना, बोझ लेकर चल रहा है ना, यहाँ पर लिख रहे हैं कि बोझा लेकर, बोझा लेकर चला व्यक्ति, चला व्यक्ति, व्यक्ति कुल्ली कुछ भी हो सकता। अच्छा, ये क्यों हो गया, ये 0 वर्क क्यों हो गया कि मान लो ठीक हम पहले दिखाएं कि मान लो ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति यहाँ पर एक व्यक्ति है, ये अपने माथा पर बोझ ले लिया है और ये इसे डायरेक्शन में चलता रहा है, माथा पर इसे पकड़ लिया है हाथ से, इसे पकड़ लिया हाथ से और ये चल दिया तो इसका देखो ये बोझ के कारण इसका बल तो नीचे की ओर लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट कुछ इस डायरेक्शन में, यानी इस दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री का हो गया। इस कंडीशन में हम बात करेंगे इसके द्वारा जो किया गया कार्य जो है वो किया गया कार्य क्या है 0 है, इसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा 0 होगा, है ना। दूसरा, यदि कोई वस्तु जो है वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाए है तब पर भी किया गया कार्य 0 होगा, क्योंकि पूरे वृत्त पथ पर विस्थापन क्या होता है 0।
है ना। वृत्ताकार पथ पर, वृत्ताकार पथ पर, वृत्ताकार पथ पर गतिशील पिंड, है ना, गतिशील पिंड। ये सब जो कंडीशन है, ये सब किसका कंडीशन है? जीरो वर्ग का है, शून्य वर्ग का है। यदि हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, अब हम यहाँ पर कुछ नेगेटिव वर्ग का बात करेंगे। शून्य कार्य हो गया कि शून्य कार्य क्या होता है। अब ऋणात्मक काम, चलो हम ऋणात्मक का भी ध्यान करेंगे। ऋणात्मक कार्य, और ये जो होगा सो नेगेटिव वर्क होगा, ये नेगेटिव वर्क होगा। अच्छा, ये नेगेटिव वर्क कैसे होगा? कंडीशन यहाँ बताएंगे कि जब बल और विस्थापन के बीच, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच 180 डिग्री का एंगल बन जाए, 180 डिग्री का एंगल जब बन जाएगा तो हम बोलेंगे वो कौन सा है? ऋणात्मक कार्य है। चलो यहाँ पर जैसे कि हम बात करें, W बराबर क्या होता है? FS cos थीटा होता है। इस चीज़ को हम जाना। अब यहाँ पर दोनों के एंगल क्या है? जैसे कि मान लो एक फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट कुछ इधर हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन, दोनों के बीच एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। और cos 180 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? -FS हो जाएगा, -FS हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो काम किया जा रहा है वो ऋणात्मक कार्य किया जा रहा है ना। यहाँ पर वो काम किया जा रहा है, जीरो काम किया जा रहा है, यानी कि सबसे कम यहाँ पर काम किया जाएगा। ऋणात्मक काम में सबसे कम यहाँ पर ही काम किया जाएगा। अच्छा, ये वाला कब होगा? इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो ये देखते हैं कि जब मान लो ठीक है, कोई व्यक्ति है जो बोझ को अपना माथा पर रख लिया है और वो कहाँ चल रहा है? ऊपर चल रहा है। फोर्स के कारण, फोर्स तो नीचे लग रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है। फोर्स तो नीचे लग रहा है, ऊपर में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी कि बोझा लेकर चल पड़ा व्यक्ति। कहाँ? ऊपर 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 चला है। यहाँ पर एक समतल पर नहीं है, बोझा लेकर चला व्यक्ति, लेकिन किसका? एक समतल जमीन पर यदि चला है, ये समतल जमीन पर, उस कंडीशन। और यदि मान लो बोझा लेकर वो चढ़ाई कर रहा है सीढ़ी में ऊपर, तो वहां पर नेगेटिव वर्क होगा। चलो यहाँ पर उदाहरण इसका लिख देते हैं। उदाहरण, बोझा लेकर है ना, बोझा लेकर बस की छत पर चढ़ता, बोझा लेकर बस की छत पर चढ़ता व्यक्ति। कहने का मतलब केवल बस ही नहीं, कोई भी ऊंचाई पर हम यदि चढ़ रहे हैं बोझा लेकर, तो वहाँ नेगेटिव ही वर्क होगा, क्योंकि एंगल 180 हो रहा है। बोझा लेकर बस की छत पर चढ़ता व्यक्ति, यहाँ पर हो गया। दूसरा से यदि हम बात करें कि गति करते हुए कार्य विपरीत दिशा में आती है हवा का सामना करना, है ना। गति करती हुई कार्य, गति करती हुई कार विपरीत दिशा से आती हुई, विपरीत दिशा से आती हुई हवा का सामना करना, हवा का सामना करना। ये क्यों होगा? क्योंकि हम कार तो इस डायरेक्शन में गति कर रहा है, कार तो इस डायरेक्शन में चल रहा है, और हवा के कारण फोर्स इधर लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। यानी उसको क्या कर रहा है? वो जो कार चल रहा है उसे गति को क्या कर रहा है? वो विरोध कर रहा है। यानी जहाँ पर भी गति का विरोध करने जैसा चीज आ गया, वहाँ पर हम देखेंगे कि ऋणात्मक कार्य होगा, है ना। घर्षण के कारण किया गया कार्य, घर्षण के कारण किया गया कार्य, ये भी होगा घर्षण के कारण किया कार्य। घर्षण क्या करता है? वो विरोध करता है ना, इसलिए घर्षण के द्वारा किया गया कार्य भी क्या होगा? ये भी नेगेटिव होगा। कोई भी चीज को हम यदि ऊपर की ओर उठा रहे हैं, उस कंडीशन में किया गया कार्य वो भी नेगेटिव होगा। कोई भी चीज को हम ऊपर उठा, तैरता, यदि तैर रहे हैं, तैरना भी क्या होगा? वो भी नेगेटिव वर्क होगा। चलो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा पॉजिटिव वर्क का। चलो एक पॉजिटिव वर्क का भी देख लेते हैं। ऋणात्मक वर्क हो गया, अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं धनात्मक वर्क, धनात्मक कार्य।
यानी हम पॉजिटिव वर्क का बारे में बात करें तो पॉजिटिव वर्क कब होगा, इस कंडीशन के देखो पॉजिटिव वर्क क्या होगा, यदि एफ एंड एस के बीच 0 डिग्री का कोण बने। कितना डिग्री, बल एवं विस्थापन के बीच 0 डिग्री का कोण बने। यदि हम पिंड में, ये पिंड है, यदि पिंड पर बल इस कंडीशन में लग रहा है और विस्थापन भी इस डायरेक्शन में हो तो इसको बोलेंगे हम धनात्मक कार्य। यदि हम यहाँ W बराबर लिखें, W बराबर एफ एस कॉस थीटा, और कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, ये W बराबर एफ एस हो जाएगा, W बराबर एफ एस होगा। हम पहले लिख सकते हैं कि कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। हर चीज़ को हम यहाँ, हम बहुत ऐसा चीज़ है जिसको बोलते हुए चल रहे हैं, उस चीज़ को भी नोट करते हुए जाना है। हम यहाँ लिख नहीं रहे, बहुत कुछ ऐसी है कि हम बोल के ही चल रहे हैं। अब यहाँ पर यदि हम बात करें कि इसका यदि धनात्मक वर्क हो गया तो धनात्मक वर्क कौन सा होगा, इसका यदि हम बात कर लेते हैं, इसका एग्जाम्पल, 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं धनात्मक का भी। चलो हम यहाँ पर इसके उदाहरण से इस पर उदाहरण देते हैं। तो उदाहरण कौन सा बात करते हैं कि जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे गिरती है, जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरती है, स्वतंत्र रूप से गिरती है किसके अधीन, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरती है, पहला। दूसरा क्या कि जब कोई समतल सतह पर, अति समतल सड़क पर गाड़ी को कोई खींच रहा है ना, उसको समतल सतह पर खींचता हुआ गाड़ी, कोई खींच रहा है गाड़ी, मान ली कि ये गाड़ी है, इस गाड़ी को इधर खींच रहा है, बल तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, विस्थापन भी इस डायरेक्शन में लग रहा है, यहाँ पर भी मेरा क्या होगा, यहाँ पर मेरा पॉजिटिव वर्क होगा। समतल सतह पर खींचता हुआ गाड़ी, लिख देते हैं घोड़े द्वारा, कोई किसी को लिख देते हैं घोड़े द्वारा समतल सतह पर खींचता गाड़ी। तो हमने यहाँ पर कार्य के विभिन्न प्रकारों को देखे, कार्य के विभिन्न नेचर को देखे, कितने प्रकार कार्य होता है, ये सब चीज़ को हम देख चुके हैं। अब हम यहाँ पर अगले जो है वो टॉपिक ऊर्जा की बात करते हैं कि ऊर्जा क्या है। तो चलो हम यहाँ ऊर्जा की बात कर लेते हैं थोड़ी देर कि ऊर्जा क्या है। तो ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कार्य का मात्रक दोनों समान हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर बोलेंगे कि ऊर्जा, तुम क्या बोलेंगे कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहेंगे हम, ऊर्जा कहेंगे। स्पीड से खींचते हैं थोड़ा सा। अच्छा, ये जो है ऊर्जा का मात्रक जो होगा वो कार्य का ही मात्रक होगा, क्योंकि कार्य और ऊर्जा दोनों सेम चीज है। क्योंकि जितना मेरी ऊर्जा जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा हम कार्य करेंगे, उतनी ही ज़्यादा इफिशिएंसी जितनी होगी उतनी ही ज़्यादा मेरा वर्क होगा। यानी कि वर्क जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मेरा इफिशिएंसी का। जितना ज़्यादा मेरा इफिशिएंसी होगा उतना ही ज़्यादा मेरा वर्क डन होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ कार्य एवं ऊर्जा दोनों का मात्रक समान होता है। कार्य एवं ऊर्जा दोनों का मात्रक समान होता है। हमने यहाँ पर देख लिया कि कार्य एवं ऊर्जा का दोनों का मात्रक क्या होगा, समान होगा। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा हम कार्य करेंगे उतना ज़्यादा मेरा इफिशिएंसी होगी, तभी तो। अब यहाँ पर देखते हैं कि ऊर्जा जो होता है, ऊर्जा के कितने रूप होते हैं उसके बाद हम बात करते हैं आंतरिक ऊर्जा। जो ये आंतरिक ऊर्जा जो है मैकेनिकल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा ये जो मैकेनिकल एनर्जी है
ये मैकेनिकल एनर्जी दो प्रकार से बनता है, जो एक होता है गतिज ऊर्जा और एक होता है स्थितिज ऊर्जा। दोनों का गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का सम्मिलित रूप को हम बोलते हैं आंतरिक ऊर्जा। यदि हम यहाँ पर बात करें, मैकेनिकल एनर्जी बराबर होगा मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी ये जो इक्वल टू होता है किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, इस चीज को हमको ध्यान में रखना है। मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर लिखेंगे मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा बराबर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए काइनेटिक एनर्जी का मात्रक जूल और पोटेंशियल एनर्जी का मात्रक जूल, इसलिए आंतरिक ऊर्जा का मात्रक में क्या होगा, जूल होगा। अच्छा, आंतरिक ऊर्जा कब हम बोलेंगे, जैसे कि बोलेंगे कि इसमें दोनों प्रकार की ऊर्जाएं सम्मिलित हो उसको हम आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। दोनों प्रकार की ऊर्जा सम्मिलित हो, जैसे गति भी होना चाहिए और स्थितिज भी होना। जैसे कि हम मान लें कि पंखा, जो मेरे छत पर लटका हुआ जो पंखा है, ये जो मेरे छत पर लटका हुआ पंखा है, ये मेरे छत पर लटका हुआ पंखा है, इसमें क्या हुआ कि ये किल के सहारे ये स्थिति में है, लेकिन ये पंखा रोटेट कर रहा है, मतलब कि इसमें इलेक्ट्रिक पास की ये घूम रहा है। तो ये पंखा घूम रहा है, लेकिन इसमें गति भी है और ये किल के सहारे लटका हुआ का कारण ये स्थिर में भी है, यानी इसमें गतिज और स्थितिज दोनों कंडीशन पाया गया है। इस कारण से इसको हम बोलेंगे आंतरिक ऊर्जा, यानी कि इसमें आंतरिक ऊर्जा है, आंतरिक ऊर्जाएं निहित है। तो हम बात करें कि आंतरिक ऊर्जाएं दो प्रकार की होती है। आंतरिक ऊर्जा, यदि हम यहाँ बात करें कि आंतरिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है। आंतरिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। आंतरिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है। पहला कौन सा है, पहला है गतिज ऊर्जा और दूसरा है स्थितिज ऊर्जा। पहला जो मेरा है गतिज ऊर्जा और दूसरा है मेरा स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल, इसको हम इस प्रकार से भी लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी को, की। अब हम यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे गतिज ऊर्जा के बारे में कि किसी वस्तु की गति के कारण जो उसमें ऊर्जा निहित होती है उसको हम बोलेंगे गतिज ऊर्जा। गति के कारण जिस वस्तु में कोई ऊर्जा निहित होती है उसको हम क्या बोल देंगे, गतिज ऊर्जा। यहाँ पर हम यदि इसका डेफिनेशन लिखें, किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है ना, उससे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। उस वस्तु की क्या कहेंगे, गतिज ऊर्जा कहते हैं। उस वस्तु को क्या कहेंगे हम, गतिज ऊर्जा कहेंगे। समझ, किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। ये चीज़ हमने यहाँ पर बात कर ली कि गतिज ऊर्जा क्या होती है। तो गति के कारण ऊर्जा इसमें आ जाएगी, उसको हम गतिज ऊर्जा कहेंगे। गतिज ऊर्जा का यदि हम
यहाँ पर यदि हम बात करें तो क्या होगा। उसके बाद थोड़ा सा हम इसमें इस चैप्टर में जो है ना थोड़ा थोड़ा न्यूमेरिकल भी देखना पड़ेगा हमको, है ना। इसको हम न्यूमेरिकल का भी बात कर लेंगे थोड़ा सा। सॉरी चलिए, यदि हम बात करें गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा बराबर जो होता है वो होता है 1/2 गुने द्रव्यमान के वेग का वर्ग, यानी ई के काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv², हाफ mv²। ये गतिज ऊर्जा बराबर ये फॉर्मूला होता है, हाफ mv²। अच्छा, ये जो है गतिज ऊर्जा जो है किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो गतिज ऊर्जा जो है सो वेग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि यहाँ पर यदि हम इसको कांस्टेंट को, पिंड को यदि कांस्टेंट कर दें, इसकी ऊर्जा को यदि हम यहाँ पर जो है इसके मास को कांस्टेंट कर दें, मास कांस्टेंट है और इसको भी ये तो कांस्टेंट है 1/2, वो तो कांस्टेंट है। तो यदि हम काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा v² की। कब? जब हम इसको द्रव्यमान को कांस्टेंट कर देंगे, यदि m बराबर कांस्टेंट, यदि हम ये m बराबर यानी द्रव्यमान को हम कांस्टेंट कर दें। अच्छा, ये इस पर एक न्यूमेरिकल जैसे हम बात कर लेते हैं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, यहाँ से इस वैल्यू पर, इस फॉर्मूला पर कैसा क्वेश्चन आता है कि यदि वेग को हम 2 गुना कर देंगे, यदि हम वेग को 2 गुना कर देंगे, गतिज ऊर्जा कितना होगा 2 का स्क्वायर यानी 4 गुना हो जाएगी। इस पर हम एक एग्जाम्पल बात कर लेंगे कि यदि वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? हमने बात की यहाँ पर कि यहाँ वेग को 2 गुना कर दिए जाए तो 2 दूनी 4, डबल उसका स्क्वायर हो जाएगा, 4 गुनी हो जाएगी। यहाँ पर यदि हम यहाँ पर बात कर लेते हैं और कंडीशन की, यदि हम बात कर लेते हैं, अभी मेरे पास स्पेस बहुत सारा है, यदि तो हम एक एक करके हम कंडीशन, गतिज ऊर्जा और संवेग में हम यदि रिलेशन देखें, गतिज ऊर्जा एवं संवेग में संबंध। हम थोड़ा फास्ट खींच रहे हैं, वैसे तो ये टॉपिक यदि और धीरे धीरे चलेंगे ना तो बहुत लेट हो जाएगा, तो थोड़ा फास्ट खींच रहे हैं इसको इधर। तो गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या संबंध, हम डायरेक्ट उस चीज पर ही जा रहे हैं कि गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या संबंध होते हैं। यदि वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा m तथा संवेग हम यहाँ पर कैसे निकाला जाता है उस चीज़ पर भी हम बात कर सकते हैं कि हम गतिज ऊर्जा से संवेग कैसे प्राप्त कर लेंगे। इस कंडीशन को भी हम देखते हैं, लेकिन हम यहाँ पर नहीं देखेंगे कि यदि हम उस चीज़ को देखने लगेंगे तो मेरा वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका हम फॉर्मेट को ही लेके चलें कि उसका डायरेक्ट जो निकाला गया है, जो निकल कर जो वैल्यू आया है उस वैल्यू को ही हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक ना। यदि वस्तु का द्रव्यमान m तथा संवेग p, यानी संवेग क्या है p हो तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगी, तो गतिज ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है p²
p²/2m, p²/2m। इस चीज़ को ध्यान में रखना। अच्छा, यदि यहाँ पर हम बात कर लेंगे काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m। p बराबर क्या होता है, p², p क्या है मेरा पर, p यहाँ पर मेरा है संवेग है। ये देखो यहाँ पर हम यदि बात करेंगे 2 और m, यदि m को यहाँ कांस्टेंट कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा p² का। कब, यदि हम m बराबर क्या कर दिए, कांस्टेंट कर दिए, m को हम कांस्टेंट कर दिए, m का मतलब द्रव्यमान को यदि यहाँ पर लिख दिए ना, यहाँ पर हम डिफाइन कर दिए m बराबर द्रव्यमान को यदि हम कांस्टेंट कर दिए, काइनेटिक एनर्जी हमारा p² संवेग का गुणनफल हो जाएगा, संवेग का गुणनफल हो जाएगा। अब यहाँ पर यदि बात करें कि मान लो कि कोई किसी वस्तु का संवेग 2 गुना कर दिया जाए, गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। यदि किसी यहाँ पर लिख देते हैं कि यदि दूसरा पेज लिख देते हैं, यदि संवेग को 2 गुनी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, जैसे कि हम समझा दे रहे हैं कि मान लो काइनेटिक एनर्जी पहले था वो 1 जूल के बराबर होगा, है ना, और मान लो कि मेरा मोमेंटम, ये क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा मेरे थी, ये क्या बोलते हैं, संवेग जो थी 1 था। अच्छा, संवेग का p बराबर mv होता है, यानी kg/s होता है, इसका यूनिट ध्यान रखना, kg/s होता है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, इसलिए यहाँ पर तो यदि 1 kg/s है, kg/s है, ये है। तो इस कंडीशन में यदि हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, 1 का स्क्वायर। यदि काइनेटिक एनर्जी को 2 गुना मोमेंटम को 2 गुना कर दिया जाए, तो यहाँ पर यदि हम यहाँ p बराबर 2 गुना कर दिए जाए, मैंने कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में डायरेक्ट हम संबंध को देख लेंगे। यदि हम इसको 2 गुना कर दें तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा, 2 का स्क्वायर बराबर 4 गुना, 2 का स्क्वायर बराबर 4 गुना। आगे के नहीं, हम डायरेक्ट यहाँ पर देख लेंगे, इस चीज़ को डायरेक्ट वैल्यू वहाँ पर बिठा देंगे। चलिए, अब हम यहाँ पर एक और कंडीशन की बात करें, गतिज ऊर्जा संवेग में हम देख लिए संबंध क्या होता है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं गतिज ऊर्जा और कार्य के बीच संबंध, थोड़ा सा देख लेते हैं। गतिज ऊर्जा एवं कार्य के बीच संबंध, गतिज ऊर्जा और कार्य के बीच संबंध। उसके बाद हम यहीं पर टॉपिक को अंत कर देंगे क्योंकि फिर हम पोटेंशियल एनर्जी खींचेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा चल जाएगा। गतिज ऊर्जा एवं कार्य के बीच संबंध, तो हम जानते हैं कि कार्य बराबर क्या होता है, डायरेक्ट इसका वैल्यू पर ही हम बात करते हैं। कार्य बराबर क्या होता है, 1/2 गुने द्रव्यमान गुने वेग में परिवर्तन का स्क्वायर। वेग में परिवर्तन, ये वेग में परिवर्तन होता है उसी का स्क्वायर होगा, 12 mv²। आ गया ना। अब यहाँ पर यदि हम यहाँ कार्य लिखें, इसको छोड़ो, यानी W बराबर क्या होगा, 1/2 मास इंटू वेग में परिवर्तन। अब मान लो कि पहले वेग u था और अब वेग हो गया v, तो परिवर्तन हो गया, u से v हो गया, यानी चेंज हो गया, उसी को वेग में परिवर्तन बोलेंगे। m
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अच्छा, यदि हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, यदि यहाँ पर बात कर लेते हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर है ना, कि चेंज इन स्पीड या तो डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर हम वर्क बराबर बोल सकते हैं ना कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। ये पूरा क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, ये पूरे वेग हम यहाँ पर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, डब्ल्यू बराबर क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर में गतिज ऊर्जा में भी चेंज हो रहा है, यानी डेल ई के, डेल ई के, डब्ल्यू बराबर डेल ई के, यानी कि कार्य और ऊर्जा दोनों का यूनिट सेम होगा, दोनों एक दूसरे के बराबर होगा, यानी जितना ज़्यादा मेरी गतिज ऊर्जा होगी उतनी ही ज़्यादा मेरी कार्य होगी। इस चीज़ को यहाँ से हम समझ सकते हैं। इस चीज़ को यदि हम इसको और डिफाइन करके यदि लिखेंगे कि कार्य बराबर क्या होगा, तो कार्य बराबर हम यहाँ लिख सकते हैं, कार्य बराबर होगा गतिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, यहाँ परिवर्तन हो रहा है ना, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। कार्य बराबर क्या होगा मेरा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इसका बहुत ज़्यादा जरूरत भी पड़ेगा। सॉरी। अब यदि हम बात कर लेते हैं इस एक कंडीशन यहाँ पर ही अप्लाई करके हम कि मान लो कि u यदि है कोई वस्तु विरामावस्था से प्रारंभ हो गया और गति में आ गई, उस कंडीशन में हम यदि काइनेटिक वर्क बराबर लिखेंगे कि यदि मेरा u बराबर 0 हो गया, u बराबर मेरा 0 हो गया, उस कंडीशन में w बराबर क्या होगा, w बराबर होगा 1/2 एम वी स्क्वायर, यानी डायरेक्ट किसके बराबर हो गया, गतिज ऊर्जा के बराबर हो गया। यानी कार्य गतिज ऊर्जा के बराबर डायरेक्ट कब होगा, जब मेरा u यानी कि प्रारंभिक वेग यदि मेरा 0 हो गया, यानी कार्य मेरा गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगी। चलो एक हम यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं और यहाँ से न्यूमेरिकल के सहारे हम एक क्वेश्चन को समझने के प्रयास करेंगे। चलो मान लीजिए कि 20 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से गतिशील है। एक समान वेग से गतिशील है, ठीक नहीं। तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, क्वेश्चन ये है। तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, मेरा ये क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो यदि हम यहाँ सॉल्यूशन यदि करेंगे, यदि हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे, हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखते चलना है। जैसे जैसे जो भी वैल्यू हमको दिया है पहले हम उस चीज़ को यहाँ पर नोट करेंगे। मेरा पर द्रव्यमान दे दिया है 20 केजी और क्या दिया है 4 मीटर पर सेकंड। ये क्या है मीटर पर सेकंड, किसका यूनिट होता है, यूनिट से हम पकड़ेंगे क्या चीज़ दिया है, विस्थापन यानी वेग दिया है। ये क्या दिया है, वेग, वेलोसिटी यानी विस्थापन बटे समय यानी वेलोसिटी। यहाँ पर लिखेंगे द्रव्यमान मेरा कितना है, द्रव्यमान बराबर द्रव्यमान की एम बराबर 20 केजी है, 20 केजी है ना, देख रहे हैं। और यहाँ पर हम वेग यदि हम बात करेंगे, वेग यानी वेलोसिटी बराबर कितना हो गया 4 मीटर पर सेकंड। इसका हमें 2 चीज़ मिल गया, वेग यानी कि मास और वेलोसिटी। इस कंडीशन हम अप्लाई कर देंगे फार्मूला डायरेक्ट। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हमें अभी निकल ये मास निकल गया, वेलोसिटी भी, 2 चीज़ हमको प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर देंगे डायरेक्ट। इसलिए काइनेटिक एनर्जी बराबर हम लिख देंगे हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर 1/2 मास कितना हो गया 20 और वेलोसिटी कितना हो गया 4 का स्क्वायर यानी 4 गुने 4। यदि यहाँ से काटेंगे 2 हो गया, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 160 जूल।
काइनेटिक एनर्जी मेरा कितना हो गया, 160 जूल हो गया, है ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे वस्तु का गतिज ऊर्जा 160 जूल, 160 जूल होगी, 160 जूल होगी। हम यहाँ से निकालेंगे। तो कोई भी फार्मूला, कोई भी यदि आएगा न्यूमेरिकल वगैरह, हम डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। हम जितना भी फार्मूला बताए हैं इस फार्मूला को ध्यान, यदि हमको मोमेंटम से संबंधित आ जाएगा तो इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे, यदि हमें वर्क से संबंधित यदि आ जाएगा तो हम इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे, यदि मास और वेलोसिटी से रिलेटेड यदि आ गया तो हम इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे, और यहाँ से हम हर टाइप का क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद साथियों। आज हम अपनी क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगला क्लास में हम स्थितिज ऊर्जा को समझेंगे। धन्यवाद।